नहीं, कन्वेंशन क्या है कि सत्ता पे जो वो बोल ही नहीं सकता सत्ता पक्ष, है नहीं? नहीं, आप पीछे के अपने रिकॉर्ड SYL का रिकॉर्ड निकाल करके देखिए आप, कितने लोगों ने चर्चा में हिस्सा लिया है। हाँ जी, अध्यक्ष जी, जो अडजर्न मोशन के प्रश्न पूछे गए थे वो तो मैंने उत्तर दे दिए थे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस चर्चा में बातें इधर उधर घूम रही हैं। जो घूम रही हैं तो उसका जवाब देना भी मेरा काम बनता है। मैं उन विषयों में कुछ विषय तो उसके अंदर ही है जो अभी बाद में हमारे सांसद अभय सिंह जी ने विषय उठाए थे, कुछ तो उन बातों को मैं कह रहा हूं। जैसे उन्होंने पूछा कि उप सचिव पद ये कब स्वीकृत हुआ। स्वीकृत का मैंने बता दिया था कि ये 21/2/2014 को स्वीकृत हुआ, लेकिन ये रेगुलराइज नहीं था। ये रेगुलराइज हमने आके किया है ये मान करके कि हां, अगर उप सचिव का पद उस समय सृजित किया गया है तो उसकी आवश्यकता इसीलिए रही होगी कि कभी सचिव की बजाय उप सचिव को भी काम देना पड़ सकता है, इसलिए ये पद जो है ये रेगुलराइज होना चाहिए। हमने इसको जून 2021 में रेगुलराइज कर दिया है। इसीलिए इसी प्रकार जो दूसरा विषय था कि जो दोनों कंपनियां हैं, जो हमारे पास आ गया है कि दोनों कंपनी मैसेज पारू डाटा सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इसका संचालक अश्विनी शर्मा है, जिसको हमने पकड़ के अंदर कर दिया है और वो अभी भी जेल में है। और जो मैसेज सेफ.ई सॉल्यूशंस कंपनी है, जिसका मालिक जसवीर बल्हारा है, वो अलग व्यक्ति है। ये दोनों फर्में अलग अलग हैं, कोई सिस्टर कंसर्न का इनका संबंध नहीं है। नहीं है तो उसको तो हटा दिया था, 2019 में हटा दिया। जहां तक अगर मैं इस कार्यकाल की और 2005 से 14 की तुलना करता हूं, अब इसमें थोड़ा सुनने की आवश्यकता, थोड़ा मादा चाहिए। हाँ, बाद में बोलना 2005 से 14 कुल मिला के जो आज आंकड़े बताते हैं कि कुल 7 मुकदमे और 10 साल में, और इस नकल के अथवा छोटे बड़े एक दो लोग 16 लोग कुल मिला के आरोपित हुए 7 मुकदमों में। और बाद में उसी काल में कुछ बाद में धीरे धीरे कुछ जमानत पर हैं, कुछ छूट गए हैं, यानी कोई उसमें गंभीरता दिखाई नहीं गई। जबकि अभी 2014 से अब तक कुल 57 मुकदमे ये हो चुके हैं और इन 57 मुकदमों में 432 आरोपी, जिसमें 133 परीक्षार्थी, 115 साजिशकर्ता, 93 दलाल, 37 अधिकारी कर्मचारी, 37 सॉल्वर और 17 सीटर, इतने लोगों को आरोपित किया है हमने। और इनके ऊपर सबके ऊपर केस चल रहे हैं। अकेले जो कांस्टेबल की भर्ती थी उसमें 7 FIR हुई है और 60 लोगों को पकड़ के अंदर किया गया, एक की भी जमानत नहीं हुई है। यानी इतना बड़ा व्याप, ये अपने को ध्यान में आएगा कि हमने किस प्रकार से। और एक विषय आया कि हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2020 एंटी कॉपिंग बिल जो हमने पास किया, जितने भी अब उस पास होने के बाद जितने लोगों को पकड़ा है, जो FIR हुई है, इसी एक एक्ट में हुई है। मैं एक बात तो जरूर आपसे साझा करना चाहूंगा कि कभी भी एक्ट जो है वो प्रोस्पेक्टिव होता है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। इसलिए प्रोस्पेक्टिव है तो उसके बाद जो पकड़े गए हैं उन्हीं के ऊपर एक्शन होगा। आखिरी 2021 अभी इसी वर्ष पास हुआ है, शायद पिछले ही सत्र में पास हुआ है, तो इसके बाद ही आखिर जो लोग इसके अंतर्गत आएंगे वही आएंगे और उनकी सजा उसके इन्वेस्टिगेशन के बाद ही होगी, उससे पहले तो सजा नहीं दे सकते। ना हम उनको कोई आरोप करने वाले हमें पता लग जाए कि ये आरोपित हैं और इसलिए पहले ही सजा दे दो। तो इसलिए आपने कहा कि उसका कोई फायदा नहीं हुआ, फायदा तो अब होगा। और अब उसका एक जो भय है, डर है, वो निश्चित रूप से इसमें इसका बैठेगा, ऐसा मैं मानता हूं। अब देखिए, अटैची ले रहे कि नहीं ले रहे, इसका इतना ही ध्यान करें कि आखिर इसका किसी को फायदा हुआ है क्या। अभी तक इन्वेस्टिगेशन में जितने पैसे पकड़े गए, जिनका आया है मामला, उनमें से या तो पास नहीं हुए, और अगर पास भी है तो उनको हमने रद्द कर दिया है, उनको हमने सस्पेंड कर दिया, उनका रिजल्ट भी रोका है। किसी को पास नहीं करेंगे, किसी को पास नहीं करेंगे हम नहीं। आखिर इन्वेस्टिगेशन के बाद भी पता लगेगा। HPSC is autonomous body. How can you assure them? Let them think. देखिए, एक के आदेश HPSC ने जारी करें,
ये कैसे उसके बाद कराए जब ये सारा हुआ है? क्या किया है? ये जो है 14 सितंबर 2021 में 10 अलग अलग पदों के पेपरों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के आदेश HPSC ने द्वारा करे हैं कल। हाँ, तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं पकड़ा गया है। ये सब अलग से उससे पहले के हैं। ये इसमें ना तो पुलिस भर्ती है, ना इसमें HCS है, ना इसमें डेंटल है। ये नहीं है इसमें। ये अलग से 10 पद जो हैं, अलग सिंगल पद कुछ भर्तियों के थे, उनका पेपर HCS ने, ये TCS कंपनी ने लिया है और TCS कंपनी के लेने के बाद जो रिजल्ट आया उसके बाद उनका वेरिफिकेशन चल रहा है। नहीं, जब ये सारा कुछ पता चल गया है, अटैची का पता चल गया, अनिल नागर को बर्खास्त कर दिया, उसके बाद ये जो है मैं क्या कह रहा हूँ, वो जिस परीक्षा में हुआ उसी को तो रोकेंगे। उसके ये उस परीक्षा में नहीं है, ये अलग है। ये अलग है, ये अलग है, ये परीक्षा ही अलग है। ये 10 पदों की परीक्षा, वो तो लगातार काम आज भी चल रहा है, परीक्षा तो आज भी ले रहे हैं। कल भी आकर परीक्षाएं हुई है, इससे पहले भी हुई है, जनवरी में फिर परीक्षाएं होनी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि काम बंद हो गया। हम तो जहां कहीं अगर की देख-रेख के अंदर ये परीक्षाएं हुई हैं, नहीं है, बता तो रहा हूं, देख-रेख के अंदर हुई हैं जी। मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं ना, ये नहीं हुई। कि उनकी ये सचिव की उसमें देखरेख में है। ये जो हमारे सचिव है भूपेंद्र सिंह सचिव, ये उनके पास इसका डाटा है, क्योंकि इन 10 में उनका कोई रिश्तेदार नहीं, उन दोनों भर्तियों में उनके रिश्तेदार थे, इसलिए ही रिक्यूज फ्रॉम दैट प्रोसेस। सिर्फ HPSC के HCS और डेंटल, इन 2 परीक्षाओं में से वो अलग थे, ये उसमें आए थे। और इनकी अगर एक दोषी पकड़ा गया है, जब दोषी पकड़ा जाता है तो उसमें से इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ा जाता है। ट्रेल की दर है, जिधर तक ट्रेल जाएगी उसको किसी को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि हम शक के आधार पर किसी को भी पकड़े और अंदर कर दें। शक के आधार पर नहीं किया जा सकता। हाँ, कोई जांच का सबूत, कोई ट्रेल को मिलना चाहिए। और इसमें जहां तक जा रहे हैं, जब इतने सारे लोग पकड़ लिए मैंने बताया कि इसी कांस्टेबल भर्ती में 60 लोग पकड़े हैं। आखिर किसी भी भर्ती में 60 लोग, और मैं तो समझता हूं कि इतना बड़ा एक स्कैंडल था, इस स्कैंडल को तोड़ने का काम हमने किया है। और भी कहीं कोई विषय आएगा, इसको निश्चित रूप से बाहर करेंगे। हमारा उद्देश्य एक ही, जब अजय जी पहुंच गए दफ्तर में, जब पता लगा सीएम साहब इसका सुनिए मलिक साहब बैठ, देखिए, सुनिए, ये भर्तियां आज जो भर्तियां हो रही हैं, मैं कुरेदना नहीं चाहता हूं। मैं उन पुरानी भर्तियों का किस्सा आपको बता देता हूं। आप एक बार जरा की भर्तियों गीता जी, कागज मेरे पास प्लीज रनिंग कमेंट्री नहीं, मैं परमिट करूंगा तो बोलना, वरना नहीं बोलना। इस बढ़ा देंगे, 1 घंटा बढ़ा देंगे, आप बढ़ने की बात नहीं करो। ये मतलब नहीं है। जब 2013 के अंदर HCS की भर्ती हुई थी, उस समय और कुल 40 के लगभग HCS या 30 के लगभग, एकदम संख्या मेरे पास नहीं लिखी, लेकिन 17 लोगों की ऐसी लिस्ट है ये, जिसमें या तो CM ऑफिस से जुड़े हुए लोग, मंत्रियों से जुड़े हुए लोग, MLA से जुड़े हुए लोग, HPSC के पूर्व और वर्तमान जो लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए, ऑफिसर्स के साथ जुड़े हुए, अलग अलग संख्या। नाम बताना ठीक नहीं, इसलिए नाम मेरे से अलग कोई लेना चाहे तो मैं दे दूंगा, लेकिन भरे इसमें एक सब, क्योंकि आज भी इनमें से लोग तो काम कर ही रहे हैं। लेकिन आज ये बताइए कि इस समय की भर्ती में ऐसा कितना % है? ये तो कम से कम 60% है। कितना % ऐसा है? आखिर ऐसा ही नहीं होता कि भी कोई भी योग्य नहीं होगा, कोई अफसर का या किसी नेता का रिश्तेदार योग्य नहीं होगा, ये थोड़ी है, योग्य भी हो सकता है। लेकिन क्या उस समय की परसेंटेज इतनी ज्यादा थी कि 60% यही आएंगे और 40% दूसरे जाएंगे? आज अगर आए होंगे तो 2-5% आज भी किसी का रिश्तेदार आया ही होगा। अब हमारा IAS हुए हैं, हमारे ADG CID के बेटे आलोक, उनके बेटे, फिर हमारे विनय सिंह की बेटी, वो IAS हुई है। नहीं, मैं कहता हूं मैं तो योग्यता, आप HCS, आप UPSC में से निकाल के ले आओ, आप HPSC निकाल के ले आओ। HPSC के भी तो आखिर हमने एग्जाम बहुत लिए हैं, उन एग्जाम में भी क्या इतने % लोग ऐसे अधिकारियों के या
हमारे नेताओं के उनके बेटे पोते भाई भतीजे रिश्ता हैं क्या? तो ये आखिर इसमें से एक परिणाम निकलता है। और फिर मैं केवल ऐसे बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं एक और बात कर रहा हूं जिसके बारे में आज मेरे से पूछ रहे हैं आप। ये प्रश्न हुड्डा जी से उस समय पूछे गए थे और हुड्डा जी का जवाब क्या था, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, जो लिखित में है, बाकायदा छपा है पेपर में। द रिक्रूटमेंट्स आर डन बाय HPSC एंड आई हैव नो रोल इन दैट. इफ देयर इज एनीथिंग political, you can ask me, but regarding such recruitments, you should speak to the HPSC chairman. Whatsoever recruitment are done, they are done solely on merit, he said when he her comment. तो वही हम कह रहे हैं। लेकिन तो आप जवाब तो मेरे से मांग रहे हैं। आज जवाब आप हाउस में मांग रहे हैं और जवाब वो देंगे वहां। आप हाउस में नहीं मांग कर रहे हो आप। क्यों मांगा आपने? आप हाउस के अंदर जवाब मांग रहे हो और जवाब कह रहे हो कि उनसे लो। वो यहां मेंबर है क्या? नहीं, कमाल कर रहे। हाँ जी। और इसमें कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि उसने रिश्तेदारियां लिखी हैं कि फलां व्यक्ति फलां का रिश्तेदार, फलां व्यक्ति फलां का रिश्तेदार। मतलब मैंने बताया ना कि मैं पढ़ना ठीक नहीं, लेकिन कोई लेना हो तो मेरे से ले लेना। फिर 2004 से 2014 तक की भर्तियां, 2005 से 2014 तक की भर्तियां, जितनी भर्तियां हुई हैं उस समय भी 10 साल में भर्तियां हुई, आज भी 7 साल में भर्तियां हुई हैं। भर्तियां तो सब जगह चलनी है, पहले भी आज भी हुई हैं। उन भर्तियों में कोर्ट्स ने 11 भर्तियां रद्द की हैं। हमने नहीं रद्द की हैं, हाई कोर्ट ने की है, सुप्रीम कोर्ट ने की है। और कहें तो मैं उनका नाम बता देता हूं। पीटीआई की भर्ती 1983 लोग, क्या विषय का नहीं है। आर्ट एंड आप क्या कर रहे हो? उनका जवाब देने दो ना। आप सुनने का भी माना रखो ना। सारी भर्तियों सुनने का भी माना रखो अगर बोल रहे हैं। हिंदी प्राध्यापक 251, क्लर्क 662, कंप्यूटर ऑपरेटर 140, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर 102, जेई 381, सहायक लाइनमैन 1586, ऑपरेटर बिजली विभाग 188, कैनाल पटवारी 786, लोअर डिवीजन क्लर्क 483। ये 7338 लोग ये बाहर हो गए हैं, आज भी ये सड़कों पर घूम रहे हैं। अगर किसी को दोबारा से अपनी नौकरी के कारण से, यानी सारा प्रोसेस ही विशिएटेड, और प्रोसेस इतना विशिएटेड है कि इस प्रोसेस की विशेषण में जो टिप्पणियां हैं कोर्ट्स की, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। 11/9/12 को हाईकोर्ट पीटीआई के केस में लिखते हैं, द डिसीजन इन परसुएंस वेयर टू सिलेक्शन प्रोसेस हैज बीन इनिशिएटेड, प्रोसेस्ड एंड कंक्लूडेड कैन नॉट बी सेड टू बी दैट ऑफ द कमीशन. Members of the commission, except for being members of selection committee for holding interviews, have not participated in any decision or its making process, which reveals a very gloomy rather than a negative picture of the commission and its functioning. ये कमीशन के ऊपर कोर्ट का टिप्पणी है। परसेप्शन नहीं है, उन्होंने सारी चीजों की जानकारियां ली हैं। आखिर कोर्ट ऐसे परसेप्शन पर निर्णय करता है क्या? कोर्ट कभी परसेप्शन में निर्णय नहीं करता। परसेप्शन पर हम और आप तो बोल सकते हैं, अखबार लाके बोल देंगे ये अखबार में ये छपा है। अखबार में छपी चीजें सारी सत्य नहीं होती, बाकायदा कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन होती है, वहां बाकायदा एविडेंस होते हैं, एविडेंस के आधार के ऊपर आप तो वकील हैं, परसेप्शन के ऊपर निर्णय होते हैं क्या? द रिकॉर्ड मैं तो बता रहा हूं ना उस समय का। द रिकॉर्ड्स रिवील एंड पॉइंट टू ओनली वन कंक्लूजन दैट द सिलेक्शन इन क्वेश्चन does not pass the test of it being in accordance with the law, as the powers conferred on the commission has not been exercised as per the mandate of the statute, and therefore the decision taken in and during the selection process cannot be said to be that of commission, rendering the selection illegal. मैं वो रुपया कहीं जाता नहीं है बत्रा जी। जो रुपया पकड़ा गया वो कहीं जाता नहीं है, वो जिसने इन्वेस्टिगेशन में पकड़ा है उसके कब्जे में होगा, पुलिस में होगा, नहीं तो ट्रेजरी में जमा कराया होगा। उसका प्रश्न नहीं है आज, वो तो प्रश्न तो उसका नहीं है। हम तो मान रहे हैं कि 3.5 करोड़ रुपया पकड़ा गया है। ऐसे ही 20/2/15
आर्ट्स एंड क्राफ्ट हाई कोर्ट क्या लिखते हैं? Even this argument is also misconceived, considering the fact that there are basic defects in the process of selection from the very beginning, as the commission had not been working as a multi-member body. There was no decision taken by the commission as such. The entire decision making was by the chairman individually in consultation with the secretary of the commission. No criteria was laid down for selection before or immediately after the advisement was issued. Rather, the criteria on the basis of which the selections are sought to be justified was tailor-made to ensure selection of particular candidates. As is evident from the marks awarded to the candidates in viva voce, there are change of criteria after the process of selection was initiated. Hence, the entire selection is vitiated and not in some isolated cases on account of eligibility or otherwise. पूरा का पूरा रद्द किया। ये उस समय की प्रोसेस का विषय है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हम लोग आज भी कितना हमने बदल दिया है। आज भी हमने कितना बदल दिया है। बदला कितना है? आपके समय में बैठ जाओ बतरा जी, बैठ जाओ, सुन आपके लो। समय में अब जवाब तो सुन लो। आप प्रस्ताव लेकर के आए, जवाब नहीं सुन रहे। प्रस्ताव तो लेकर के आए, जवाब तो सुन लो। जवाब तो सुन लो आप। इन भर्तियों पर 2000 जो ये 13 वाली भर्तियां हैं 2011 में इसकी एडवर्टाइजमेंट की गई थी। आज भी मेरे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं। आपने कहा ना इंक्वायरी करा लो। मेरे पास कंप्लेंट है। इस कंप्लेंट के आधार पर आप अगर सदन चाहे तो मैं आज भी इंक्वायरी मार्क कर सकता हूं। आज भी ठीक है। ये 2011 की ये जो 2011 की एचसीएस है। मालिक साहब अखबार कहां से ढूंढ लेते हो? कंप्लेंट लाओ। अखबार ले लाओ। आप अखबार की बात करें। अखबार मत कहो, कोर्ट मत कहो। एक कंप्लेंट ये ताजा मेरे पास आई है जिसने ये कहा कि मेरा नाम मुझे साक्षात पर भी नहीं बुलाया गया। मेरे मार्क्स इतने थे, बाकियों कितने थे, और इसकी इंक्वायरी कराई जाए। इसकी डिमांड है। मैं हाउस से इसलिए पूछ रहा हूं। ठीक है। ये इंक्वायरी कराओ। नहीं, आप कंप्लेंट लाओ। अखबार नहीं, आप कंप्लेंट अखबार के बेस पर इंक्वायरी आप लिख करके दो। लिखित दो जो लेना है। लिखित कंप्लेंट लाओ। जब कराएंगे हम कराएंगे। हाँ, लिखित कंप्लेंट लाओ। हमने तो इन चीजों को इतना ठीक करने की कोशिश की है कि साक्षात्कार, ऐसा समय देखा हमने उस समय कि साक्षात्कार खत्म, यानी साक्षात्कार के आधार पर ही लिखित परीक्षा खत्म कर दी और केवल साक्षात्कार के ऊपर चुने जा रहे हैं। और उसमें भी अगर लिखित भी है तो साक्षात्कार 40%, 30%, 20% से नीचे तो होता ही नहीं था। हमने ग्रुप सी और डी कोई साक्षात्कार नहीं होगा, सब खत्म। भाई उनका भी बता रहा हूं, सुनिए। उनका भी बता रहा हूं। 20% का हमने उसको 12.2% पर लिमिट कर दिया। 12.2% बता तो रहा हूं। 12.2% पर लिमिट कर दिया। और 5 लोगों की कमेटी होती है एचपीएससी में। 5 लोगों में पहले क्या होता था, केवल एक मेंबर जो एचपीएससी का होता था, केवल वो मार्क्स देता था। बाकी जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते वो क्वेश्चन पूछते थे। हमने कहा ये गलत है, क्योंकि मेंबर जिसको चाहे जितने मर्जी दे देगा नंबर। सभी 5 मेंबर अपने अपने मार्क्स देंगे और अपने अपने मार्क्स देने के बाद फिर उसमें सबका एवरेज निकाला जाएगा। अर्थात किसी एक आदमी के 12.5 में से भी 5वां हिस्सा 2.5 नंबर का उसके पास बचता है। सिर्फ 2.5 नंबर। 100 में से 2.5% एक मेंबर के पास। इसलिए इतना ट्रांसपेरेंट ये कभी हो नहीं सकता। जहां तक एचपीएससी में, जहां तक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, जहां तक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में सुधारों की बात है, उन सुधारों की ओर भी हम आगे बढ़े हैं। पहली बात तो संख्या बहुत होती है
जो एप्लीकेंट्स होते हैं। और इतने सब एप्लीकेंट्स का आज हरियाणा में स्थिति ऐसी नहीं कि हम एक पेपर करा सकें, लाखों होते हैं, इसलिए उनको मल्टीपल शिफ्ट्स में कराना पड़ता है। जब मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है तो अपने को ध्यान में है कि हम उसको पेपर तो अलग अलग देने ही पड़ेंगे। अलग अलग पेपर के बाद एक प्रोसेस है, वो है क्या, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के आधार पर सिलेक्शन होती है और इस पर भी क्वेश्चन उठाए गए हैं। इस पर प्रश्न उठाए गए, मैं इसलिए जवाब दे रहा हूं, कोई मुझे शौक नहीं है। ये प्रश्न उठाए गए कि 60 नंबर वाला तो ऊपर उठ गया, 64 नंबर वाला रह गया। जब अलग अलग परीक्षाएं होती हैं, उसमें नंबर ऊपर नीचे आने के बाद उसकी न्यूट्रलाइजेशन होती है। उस न्यूट्रलाइजेशन के आधार पर नंबर जो आखिरी बैच 4-5% का होता है, उसमें ऊपर नीचे हो सकते हैं। उसको कोर्ट्स ने भी मान्य किया है। कई बार न्यूट्रलाइजेशन को चैलेंज किया गया है, कोर्ट्स ने न्यूट्रलाइजेशन को मान्य किया है कि नहीं, जब अलग अलग पेपर होंगे तो उनके डिफिकल्टी के आधार पर उसके नंबर कम या ज्यादा किए जाएंगे। फिर हमने इसमें एक प्रोसेस और चलाई कि एक कमरे में, मैं जवाब देना जितना दूंगा उतना दूंगा। आज मेरे बत्रा जी 2 मिनट रहे हो जाते हैं, सुन लो हाँ, सुन लो, बता रहा हूं, चर्चा खोली, जवाब सुन लो, सारा जवाब सुनो। नहीं, सवाल, आपके सवालों के फिर जवाब दूंगा। मैंने अभय सिंह जी के सवालों का जवाब दे दिए, आपके सवालों का देके जवाब दूंगा। सवाल करने वाले बनो, मैं पहले ही जवाब बता रहा हूं आपको। तो जवाब ही सुनने के लिए तैयार तो क्या करोगे? प्रस्ताव क्यों लेके आए फिर? इसलिए प्रस्ताव लेके आए कि जवाब तो सुन लो। नहीं सिर्फ आप बोले बाकी दूसरा बोले, टाइम देंगे आपको बोलने के लिए टाइम देंगे, जरूर देंगे। टाइम होता है, चिंता न, टाइम होता है, चिंता ना करो, जितना कहोगे उतना कर देंगे। अप्रैल 2018 का जो केस है उसकी चर्चा की गई। हालांकि वो भी सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने छापा मारा था, किसी ने मरवाया नहीं था। हमें ने कहा था अप्रैल 2018 हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस में हमने छापा मरवाया, हमको जब जानकारी मिली, और उसके अंदर 9 लोग पकड़े। सबका केस आज भी कोर्ट में चल रहा है, सब सस्पेंड कर दिए हैं। और जो भी फैसला कोर्ट का आएगा उस एविडेंस में से उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, छोड़ा नहीं जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं जिसके बारे में आप लोगों ने प्रश्न किया है। गरीब परिवारों को, गांव के परिवारों को, सोशली बैकवर्ड, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो लोग हैं, इनको लाभ पहुंचाने के लिए हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट जहां ऐसे परिवार के लोगों को 10% की ग्रेस दी गई है जिनके घर में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है। ये फर्स्ट स्टेट है हरियाणा। इसको चैलेंज किया गया कोर्ट में, चैलेंज ने अपहेल्ड किया। ओहो, आपने ही कहा कि गांव के, अभी कहा ना गांव के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, सी और डी का नाम आपने खत्म कर दिया। सर्जन के, नायब तहसीलदार के, ये सारे वो खत्म करो, उनके क्यों नंबर लगाते हो? वो भी खत्म करो। उनके खत्म करने का कोई लाभ नहीं है। बिल्कुल पारदर्शिता आएगी। जिस दिन कंसेंसस सबका ये बनेगा, क्योंकि ये कोई एक सरकार तय करती है ऐसा नहीं है, ये चीजें कंसेंसस से आती हैं। जिस दिन ये कंसेंसस बनेगा कि भाई ऐसे इंटरव्यू सब खत्म कर दें, उसमें यूनिवर्सिटीज भी हैं, क्लास 1 के अधिकारी भी हैं, क्लास 2 भी है, आईएएस भी है, आईपीएस भी है, सभी। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, अगर कंसेंसस बनेगा तो हम कर देंगे खत्म, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी तो जो हुआ है उसके बारे में बता रहा हूं, और उसमें भी इंटरव्यू नहीं है तो भी हमने जिसके घर में नौकरी नहीं है उसको अलग से 5% मार्क्स दिए हैं, और 70 to 80% लोग जिनको 5% दिए गए हैं, यही 5% ऊपर जा करके और इनको नौकरियां मिलती हैं। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में रेंज से 7-8-10% का ही रहता है। उस 7-8-10% में जिसको 5 ज्यादा मिल जाते हैं, स्वाभाविक उसमें नौकरी में आता है, इसलिए ये उसका एक लाभ दिया गया है। ठीक है, नहीं ध्यान में आ गया, बताता हूं, ध्यान में आ गया, बता रहा हूं मैं बता रहा हूं। अरे बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं ना, अरे बता तो रहा हूं, अरे मैं बता रहा हूं, आपको विषय समझ गया, बता रहा हूं। देखिए उसमें क्या किया था, चूंकि परिवार में अगर एक नौकरी है तो दूसरे को 5 अंक नहीं मिलेंगे, ये नियम था।
बाद में ये ध्यान में आया कि अगर बेटी की नौकरी पहले है तो अगर उसके परिवार के किसी और सदस्यों को भी नहीं मिलेगी, बेटी तो शादी होकर के अपने ससुराल के घर चली जाएगी। इसलिए जिसके पास बेटी के पास पहले नौकरी है उसमें बेटी के अलावा बाकी सदस्यों को भी था कि उसको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। एक मिनट बता रहा हूं सारा। तो ये सारा विषय चल रहा था। बाद में एक इंस्ट्रक्शन निकल गई, क्योंकि अंग्रेजी तो अंग्रेजी की तरीका से चलती है। उन्होंने कहा कि किसी भी महिला के लिए जो फैमिली का मतलब है वो फैमिली ऑफ हर बर्थ ये माना जाएगा। उन्होंने उस समय हिसाब नहीं लगाया कि अगर कोई परिवार ससुराल में चली गई महिला तो उसका भी अगर बर्थ में लगाएंगे, मानो भाई को पहले नौकरी मिल गई तो फिर बहन को नहीं मिलेगी, इसलिए उसको हमने चेंज कर दिया है। अब ये ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया, कोई चीज रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगी, प्रोस्पेक्टिव होगी। हमने चेंज कर दिया है कि अनमैरिड लड़की जो है उसी का बर्थ वाले परिवार में माना जाएगा, मैरिड लड़की जो है उसके ससुराल में ये कंडीशन उसकी मानी जाएगी कि ससुराल में किसी के खिलाफ किसी में नौकरी नहीं है तो उस बेटी को नौकरी मिल जाए तो ससुराल में और भी कोई होगा तो उसको नहीं मिलेगी, इसलिए क्योंकि उसने ससुराल में रहना है।